नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का हम प्रथम अध्याय पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। हमारे प्रथम अध्याय का नाम है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। इस अध्याय के अब तक हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इस अध्याय का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस तीसरे भाग में हम चर्चा करेंगे सहयोग तथा श्रम विभाजन की। तो आइए जानते हैं कि सहयोग तथा श्रम विभाजन किस प्रकार समाज में व्याप्त हैं। सहयोग का विचार मानव व्यवहार की कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो सहयोग का जो मूल विचार है यह मानव व्यवहार की कुछ मान्यताओं पर आधारित माना जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य के सहयोग के बिना मानव जाति का अस्तित्व कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से तर्क दिया जाता है कि यदि मनुष्य एक दूसरे से सहयोग नहीं करेंगे तो उस सहयोग के बिना मानव जाति का अस्तित्व ही कठिन हो जाएगा। आगे यह तर्क दिया जाता है कि यहाँ तक कि जानवरों की दुनिया में भी हम सहयोग के प्रमाण देख सकते हैं, चाहे वे चींटियाँ हों, मधुमक्खियाँ हों अथवा स्तनपायी पशु। तो इस प्रकार का तर्क भी दिया जाता है कि यहाँ तक कि हम जानवरों के संसार में, उनकी दुनिया में भी सहयोग के प्रमाण पा सकते हैं, देख सकते हैं, भले ही हम चींटियों को देखें, मधुमक्खियों को या विभिन्न स्तनपायी पशुओं को। परंतु पशुओं की दुनिया से तुलना सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। परंतु यह भी सत्य है कि मनुष्य की पशुओं की दुनिया से तुलना बहुत ही सावधानी पूर्वक रूप से की जानी चाहिए। हम समाजशास्त्र की 2 भिन्न सैद्धांतिक परंपराओं का प्रयोग इस बिंदु के विश्लेषण के लिए करेंगे, जिनका एमिल दुर्कहाइम तथा कार्ल मार्क्स ने प्रतिनिधित्व किया। तो हम ये जो समाजशास्त्र की 2 भिन्न सैद्धांतिक परंपराएं हैं उनका प्रयोग करेंगे हम, यानी कि प्रकार्यवादी और संघर्षवादी जो दृष्टिकोण हैं उन दोनों का उपयोग करेंगे इस बिंदु के विश्लेषण के लिए, यानी सहयोग के विश्लेषण के लिए। और ये जो 2 विचारधाराएं हम जानते हैं कि प्रकार्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व एमिल दुर्कहाइम द्वारा किया गया, जबकि संघर्षवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। अधिकतर समय समाजशास्त्र में इस मान्यता को सहमति नहीं मिली कि मनुष्य का स्वभाव घिनौना तथा क्रूर होता है। तो वास्तव में समाजशास्त्र में इस मान्यता को कभी भी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई कि मनुष्य का स्वभाव काफ़ी घिनौना तथा क्रूर होता है। एमिल दुर्कहाइम ने इस दृष्टिकोण की आदिम मानव जाति की एकमात्र उत्तेजना यही थी कि उनकी भूख तथा प्यास की हमेशा पूरी संतुष्टि हो के विपक्ष में इस प्रकार के तर्क दिए। तो ये जो एक विचार है कि आदिम मानव जाति की सिर्फ एक ही उत्तेजना हुआ करती थी कि उनकी भूख और प्यास की हमेशा पूर्ण संतुष्टि होती रहे, इस विचार को, इस दृष्टिकोण को गलत बताते हुए एमिल दुर्कहाइम ने इसके विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए। ऐसे विचारकों ने नैतिक जीवन के आवश्यक अवयवों को नज़रअंदाज किया। वे हैं संयमित प्रभाव का प्रयोग जो समाज अपने सदस्यों पर करता है, जो उनके अस्तित्व तथा चुनाव के संघर्ष की पार्श्विक क्रिया को संयमित तथा शून्य कर देता है। तो ये दुर्कहाइम के विचार हैं कि वास्तव में जिन्होंने इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए आदिम मानव के बारे में, उन्होंने नैतिक जीवन के कुछ आवश्यक अवयवों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। और ये जो अवयव जो नज़रअंदाज किए गए हैं उनमें प्रमुख है संयमित प्रभाव का प्रयोग, जो कि समाज द्वारा अपने सदस्यों पर किया जाता है। तो किसी भी समाज द्वारा अपने सदस्यों पर एक संयमित प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, जो उनके अस्तित्व और चुनाव के संघर्ष की जो पार्श्विक क्रिया है उसको संयमित करता है और साथ के साथ शून्य कर देता है। तो वास्तव में स्वयं के अस्तित्व और चुनाव के संघर्ष के लिए पार्श्विक क्रियाएं यदि मनुष्य करना भी चाहता है तो उसे समाज अपने सदस्यों पर नहीं करने देता है, या समाज का जो संयमित प्रभाव है वो उस पर रोक लगा देता है। जहाँ कहीं भी समाज है वहाँ पर परार्थवाद है, क्योंकि वहाँ एकता है। अतः हम परार्थवाद को मनुष्यता के प्रारंभ से ही देखते हैं और यहाँ तक कि असंयमित रूप में भी। दुर्कहाइम
1933। तो वास्तव में दुर्खाइम का विचार था कि जहाँ भी समाज है वहाँ पर परार्थवाद है, यानी दूसरों पर निर्भर रहने की भावना है, क्योंकि वहाँ पर एकता है। अतः हम परार्थवाद को मनुष्यता के प्रारंभ से देखते हैं, आदिम काल से देखते हैं, और यहाँ तक कि यह असंयमित रूप में भी नज़र आता है। दुर्खाइम ने ये तर्क 1933 में प्रस्तुत किए। दुर्खाइम के लिए एकता समाज का नैतिक बल है तथा यह सहयोग और इस तरह समाज के प्रकारों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है। तो दुर्खाइम का मानना था कि एकता वास्तव में समाज का एक नैतिक बल है और सहयोग और उस प्रकार के समाज के जो विभिन्न प्रकारें हैं उन्हें समझने के लिए वास्तव में बुनियादी अवयव के रूप में एकता को महत्व दिया गया। श्रम विभाजन की भूमिका, जिसमें सहयोग निहित है, यथार्थ रूप से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो श्रम विभाजन की जो भूमिका है जिसमें कि सहयोग बड़ी सीमा तक निहित होता है, यह यथार्थ रूप से समाज की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उसी से संबंधित होती है। यहाँ श्रम विभाजन का जो मुख्य कारण है वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना है। श्रम विभाजन एक ही समय में जहाँ प्रकृति का नियम है वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। श्रम विभाजन जहाँ एक समय में प्रकृति का नियम माना जाता है कि सभी विभिन्न जो भाग हैं प्रकृति के, उनके सबके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं, उसी प्रकार से मनुष्य व्यवहार का एक नैतिक नियम भी श्रम विभाजन को स्वीकारा जाता है। दुर्खाइम ने यांत्रिक तथा सावयवी एकता में अंतर स्पष्ट किया, जो क्रमशः पूर्व औद्योगिक तथा जटिल औद्योगिक समाजों की विशेषता थी। तो दुर्खाइम ने यांत्रिक एकता की चर्चा की जो कि व्याप्त थी पूर्व औद्योगिक समाज में, और इसी प्रकार उन्होंने सावयवी एकता की चर्चा की जो कि व्याप्त थी जटिल औद्योगिक समाज में। इन दोनों की आगे हम बात करने जा रहे हैं। यांत्रिक एकता सहमति का एक रूप है जो बुनियादी रूप से एकरूपता पर आधारित है। तो यांत्रिक एकता जो कि पूर्व औद्योगिक समाजों की विशेषता है, यह सहमति का एक रूप है या सहयोग का एक रूप है जो कि वास्तव में एक रूपता पर आधारित है, यानी एक जैसे कार्य करने वाले लोगों पर आधारित है। इस समाज के अधिकांश सदस्य एक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। कम से कम विशिष्टता अथवा श्रम विभाजन को हमेशा आयु तथा लिंग से जोड़ा जाता है। यह समाज की मुख्य विशेषता है। तो वास्तव में पूर्व औद्योगिक समाज की यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। उस पूर्व औद्योगिक समाज की एक विशेषता है कि वहाँ अधिकांश सदस्य जो हैं वे एक जैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं, एक जैसे कार्य करते हैं। वहाँ कम से कम विशिष्टता पाई जाती है और यदि थोड़ा बहुत श्रम विभाजन होता भी है तो वह आयु के या लिंग से ही जोड़ा जाता है। तो आयु या लिंग के अनुसार ही श्रम विभाजन देखा जाता है और यही इस समाज की यानी पूर्व औद्योगिक समाज की मुख्य विशेषता होती है। इस समाज के सदस्य परस्पर अपनी मान्यताओं तथा संवेदनाओं, अंतर्विवेक तथा चेतना से जुड़े होते हैं और इस प्रकार के पूर्व औद्योगिक समाज के जो सदस्य हैं ये आपस में अपनी मान्यताओं से, अपनी संवेदनाओं से, अंतर्विवेक से और चेतना से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सावयवी एकता सामाजिक सहमति का वह रूप है जो श्रम विभाजन पर आधारित है तथा जिसके फलस्वरूप समाज के सदस्यों में सहनिर्भरता है। यदि हम बात करते हैं जटिल औद्योगिक समाजों में विद्यमान सावयवी एकता की, तो यांत्रिक एकता के बजाय जो सावयवी एकता है यह इस प्रकार का सहमति का रूप है जो कि श्रम विभाजन पर आधारित होता है और इसके फलस्वरूप समाज के सदस्यों में आपसी निर्भरता या सहनिर्भरता अधिक देखी जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति विशिष्टता हासिल करता है वैसे वैसे दूसरों पर अधिक निर्भर होता जाता है। तो बिल्कुल जैसे जैसे व्यक्ति अपने कार्यों में विशिष्टता हासिल करते हैं, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों पर जो निर्भरता है वह बढ़ती ही जाती है। कृषि आधारित जीविका में लगा एक परिवार अपने जैसा काम करने वालों की थोड़ी या बगैर किसी मदद के जीवित रह सकता है, परंतु कपड़ा अथवा कार उद्योग में लगा व्यापारी अन्य विशिष्ट कर्मचारियों के बिना जीवित नहीं रह सकता जो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो बिल्कुल ये उदाहरण आप देख सकते हैं कि कृषि आधारित जीविका में लगा हुआ यदि एक परिवार है तो वह अपने जैसा काम
काम करने वाले लोगों की या तो थोड़ी बहुत सहायता ले सकता है या फिर बिना किसी सहायता के भी उनका परिवार आसानी से जीवित रह सकता है। लेकिन उसके विपरीत कपड़ा या कार उद्योग जैसे जो काम हैं, इनमें लगे व्यापारी जो हैं, ये विशिष्ट कर्मचारियों के बिना वास्तव में जीवित ही नहीं रह सकते, क्योंकि ये विशिष्ट कर्मचारी उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता करते हैं। कार्ल मार्क्स भी मनुष्य जीवन तथा पशु जीवन में अंतर स्पष्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा भी मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर स्पष्ट किया गया है। जहां दुर्खाई परार्थवाद तथा एकता को मानव दुनिया का विशिष्ट लक्षण मानते हैं, वहीं मार्क्स चेतना पर बल देते हैं। वे लिखते हैं, हमने देखा कि दुर्खाइम ने परार्थवाद को और एकता को मनुष्य की या मानव की दुनिया का विशिष्ट लक्षण माना है। वहीं अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो उन्होंने चेतना पर बल दिया है। उन्होंने लिखा, मनुष्य तथा पशुओं में अंतर चेतना, धर्म तथा किसी अन्य वस्तु के आधार पर किया जा सकता है। जैसे ही वे अपनी आजीविका के सामान उत्पन्न करने लगते हैं, वे स्वयं को पशुओं से भिन्न समझना प्रारंभ कर देते हैं। प्रयास उनके भौतिक संगठन द्वारा निश्चित होता है। आजीविका के सामानों के उत्पादन से मनुष्य परोक्ष रूप से अपने भौतिक जीवन को प्रजनित करता है। मार्क्स 1972। तो मार्क्स का ये वक्तव्य है कि मनुष्य और पशुओं में अंतर जो है वह चेतना, धर्म और किसी अन्य वस्तु के आधार पर करना संभव हो सकता है। और जैसे ही वे यानी मनुष्य अपनी आजीविका के सामानों को उत्पन्न करने लगते हैं, वे स्वयं को पशुओं से अलग समझना प्रारंभ कर देते हैं। यानी मनुष्य द्वारा जैसे ही अपनी आजीविका के सामानों का उत्पादन करना प्रारंभ हुआ, उन्होंने अपने आप को पशुओं से अलग समझना शुरू कर दिया। ये प्रयास उनके भौतिक संगठन द्वारा निश्चित होता है और उनका यह प्रयास जो है वह उनके आपसी भौतिक संगठन द्वारा निश्चित होता है। आजीविका के सामानों के उत्पादन से मनुष्य परोक्ष रूप से अपने ही भौतिक जीवन को प्रजनित करता है। यानी जब मनुष्य आजीविका के सामानों का उत्पादन करना शुरू करता है, तो वास्तव में परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अपने लिए भौतिक जीवन को प्रजनित कर रहा होता है। मार्क्स का उपयुक्त कथन कठिन लग सकता है, परंतु सहयोग मनुष्य जीवन को पशु जीवन से किस प्रकार अलग करता है को समझने में मदद करेगा। तो ये जो मार्क्स का वक्तव्य है, यद्यपि यह थोड़ा सा समझने में कठिन लग सकता है, लेकिन इस बात को यह अवश्य स्पष्ट करता है कि जब मनुष्य आपस में सहयोग करने लगते हैं, तो वह सहयोग ही मनुष्य जीवन को पशु जीवन से अलग करता है। मनुष्य केवल सहयोग के लिए समायोजन तथा सामंजस्य ही नहीं करते, बल्कि इस प्रक्रिया में समाज को बदलते भी हैं। साथ ही हमें ध्यान रखना होगा कि मनुष्य सिर्फ सहयोग के लिए समायोजन या सामंजस्य का कार्य ही नहीं करते, बल्कि वास्तव में वे इस प्रक्रिया में समाज में बदलाव भी लेकर आते हैं। उदाहरण के लिए सदियों से पुरुषों तथा महिलाओं ने प्राकृतिक बाध्यताओं में अपने आप को समायोजित किया है। तो बिल्कुल सदियों से पुरुषों महिलाओं के समक्ष, मनुष्य के समक्ष विभिन्न प्राकृतिक बाध्यताएं उत्पन्न हुई हैं और ऐसी प्राकृतिक बाध्यताओं में मनुष्यों ने अपने आप को समायोजित किया है। विभिन्न तकनीकी आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को ही नहीं बदला है, बल्कि समय के साथ प्रकृति को भी बदल दिया है। तो कई सारे जो तकनीकी आविष्कार मनुष्यों द्वारा किए गए हैं, उन्होंने मनुष्य के जीवन को तो बदला ही है, और सिर्फ इतना ही नहीं किया है, बल्कि उसके साथ साथ प्रकृति में भी काफ़ी बदलाव लाया है। इस प्रकार से मनुष्य सहयोग करते हुए निष्क्रिय रूप से केवल समायोजन और सामंजस्य ही नहीं करते, बल्कि उस प्राकृतिक तथा सामाजिक संसार को भी बदल देते हैं जहां वे समायोजन करते हैं। तो जब मनुष्य सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वे सिर्फ निष्क्रिय रूप से समायोजन या सामंजस्य ही नहीं कर रहे होते हैं, अपितु प्राकृतिक और सामाजिक संसार जिसका वे हिस्सा हैं, जिसमें वे समायोजन कर रहे होते हैं, उस संसार में भी कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आते हैं। हमने पिछली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में संस्कृति पर एक अध्याय में देखा
देखा कि किस प्रकार भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुभवों के कारण अंग्रेजी भाषा के साथ समायोजन, सामंजस्य तथा सहयोग करना पड़ा था। तो बिल्कुल हमने अपनी पिछली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का जब अध्ययन किया, वहाँ संस्कृति पर जो अध्याय था, उस अध्याय में हमने इस बात को अच्छे से समझा था कि किस प्रकार से भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो अनुभव थे उसके परिणाम स्वरूप या उसके कारण अंग्रेजी भाषा के साथ किस प्रकार समायोजन, सामंजस्य तथा सहयोग करना पड़ा था। लेकिन इस प्रक्रिया में इंग्लिश का उद्भव एक जीवित सामाजिक यथार्थ है और इसी समायोजन या सामंजस्य की प्रक्रिया में इंग्लिश का जो उद्भव हुआ यह एक जीवित सामाजिक यथार्थ है, यानी यह एक वास्तविकता है। यद्यपि दुर्खाइम ने प्रकार्यवादी संदर्भ पर तथा मार्क्स ने संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर बल दिया, परंतु दोनों के विचार अलग हैं। हमने देखा कि दुर्खाइम ने प्रकार्यवादी संदर्भ पर और मार्क्स ने संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर बल दिया है। दोनों ने सहयोग को महत्व दिया है, लेकिन दोनों के विचारों में अंतर है। मार्क्स के अनुसार ऐसे समाज में जहां वर्ग विद्यमान है वहां सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता। तो मार्क्स के विचार है कि ऐसे कोई भी समाज जहां पर समाज में वर्ग विद्यमान है, ऐसे समाजों में सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता है, अपितु सहयोग ज़बरदस्ती से करवाया जाता है या अनैच्छिक रूप से करवाया जाता है। उनका तर्क है सामाजिक शक्ति अर्थात बहुस्तरीय उत्पादक शक्तियाँ जिनका उद्भव विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग तथा श्रम विभाजन द्वारा होता है, इन व्यक्तियों को लगता है कि उनका सहयोग स्वैच्छिक न होकर स्वाभाविक होता है। यह स्वयं की सम्मिलित ताकत का परिणाम न होकर एक अनजान ताकत का परिणाम है जो उनके बाहर स्थित है। मार्क्स 1972। तो इस बारे में मार्क्स का एक तर्क है। उनका कहना है कि सामाजिक शक्ति या फिर बहुस्तरीय उत्पादक जो शक्तियां हैं जिनका उद्भव समय के साथ हुआ और इनका उद्भव जो है वो विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग के आधार पर या फिर श्रम विभाजन के द्वारा होता है, और इन व्यक्तियों को जो बहुस्तरीय उत्पादक शक्तियों में शामिल व्यक्ति हैं, इन सभी व्यक्तियों को लगता है कि उनका सहयोग स्वैच्छिक न होकर के स्वाभाविक होता है। वे स्वयं की जो यह स्वयं की सम्मिलित ताकत का परिणाम न होकर के बल्कि अनजान ताकत का परिणाम है जो उनके बाहर स्थित है। तो मार्क्स कहते हैं ये सम्मिलित रूप से जुड़े नहीं हैं एक दूसरे से, ये स्वयं अपनी इच्छा से जुड़े नहीं हैं, ये किसी अनजान बाहरी ताकत के फलस्वरूप एक दूसरे से सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। मार्क्स ने अलगाव शब्द का प्रयोग श्रम की मूर्त अंतर्वस्तु तथा श्रम के उत्पाद पर मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में किया है। इस संदर्भ में मार्क्स ने एक शब्द अलगाव भी प्रस्तुत किया। उन्होंने इस अलगाव शब्द का प्रयोग मूर्त अंतर्वस्तु और श्रम का जो उत्पाद है उस पर मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में किया है। यानी मजदूर जिस उत्पाद को बनाता है उस उत्पाद पर ही या उस श्रम के परिणाम पर ही मजदूर का स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसे ही उन्होंने अलगाव के रूप में रखा है। दूसरे शब्दों में मजदूर अपने कार्य को किस प्रकार व्यवस्थित करें इस पर उनका नियंत्रण नहीं होता और इसी प्रकार वे अपने श्रम के उत्पादन पर से भी अपना नियंत्रण खो देते हैं। तो अलगाव की व्याख्या के बारे में मार्क्स कहते हैं कि मजदूर अपने कार्य को कैसे व्यवस्थित करे, यहाँ तक कि इस पर भी उसका नियंत्रण नहीं होता है, और इसके अलावा किस प्रकार वे अपने श्रम का जो उत्पाद है उस पर उपयोग करें या उस श्रम के उत्पाद को उपयोग में लाएं, लेकिन इस पर भी उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम यहाँ दो विपरीत उदाहरणों की चर्चा कर सकते हैं। यहाँ हम दो विपरीत उदाहरण देख सकते हैं। संतुष्टि तथा सृजनात्मकता का भाव जो एक बुनकर या कुम्हार या लोहार को अपने काम से मिलता है तथा दूसरी ओर एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जिसका एकमात्र कार्य पूरे दिन में लीवर खींचना या बटन दबाना होता है। तो ये दो विपरीत उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। और संतुष्टि और सृजनात्मकता का भाव जो व्याप्त होता है एक बुनकर में, एक कुम्हार में या एक लोहार में, जो कि अपना काम स्वयं अपनी इच्छा से व्यवस्थित करता है, उसके श्रम का जो उत्पादन है उस पर उसका स्वयं का ही अधिकार होता है। इसकी विपरीत स्थिति
होती है एक फैक्ट्री या कारखाने में काम करने वाले मजदूर की, जिसका एकमात्र कार्य पूरे दिन में श्रम विभाजन के तहत या तो सिर्फ लीवर खींचना या फिर किसी प्रकार का बटन दबाना होता है, और साथ ही वास्तव में अपने कार्य को व्यवस्थित करने का कोई नियंत्रण उसका स्वयं पर नहीं होता है। इसके अलावा वह स्वयं के श्रम के उत्पाद पर भी कोई नियंत्रण नहीं रख पाता है। इन हालातों में सहयोग आरोपित होता है, और ये जो स्थिति है इस फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर की, ऐसे हालातों में यानी श्रम विभाजन की ऐसी जटिल स्थिति में जो सहयोग होता है वह स्वैच्छिक ना होकर के आरोपित होता है। तो बच्चों, आज हमने सहयोग की प्रकार्यवादी और संघर्षवादी जो दोनों दृष्टिकोण हैं उन दोनों दृष्टिकोणों से चर्चा की है। हम हमारे इस अध्याय को अपने अगले भागों में भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।